देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम आ गया। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट मतलब जो मैथ्स हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेस कर रहे थे। एक बार फटाफट समरी में बोल देते हैं। देखो सीक्वेंस और सीरीज दो अलग चीज होता है, मतलब दो अलग कंसेप्ट होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि हम लोग अगर कुछ नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर्ड में और वो अपने अंदर एक लॉ या रूल्स फॉलो करके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस में जो भी नंबर है उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने दो टाइप ऑफ सीरीज पढ़ना है, जैसे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड जियोमेट्रिक। हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेस स्टार्ट किए थे। एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेस का मतलब है प्लस या माइनस करना। एरिथमेटिक का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब सभी को पता है, जब जो चीज आगे बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्लस माइनस करके अगर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और सीरीज का आगे बढ़ रहे हैं, तो सीरीज का मतलब पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल्स में बोला हुआ है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेस, जहां पर कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड नंबर जो कि एक रूल्स फॉलो करके चलते हैं वो प्लस या माइनस के थ्रू से प्रोग्रेशन पे है, दैट इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेस। जहां पर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस का कुछ फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, याद रखना पड़ेगा। और ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बाय प्रैक्टिस याद रख सकते हो। और मैंने समझा के भी बोला है, तो समझ के तो और भी इजीली याद रह सकता है। जैसे कि कोई भी सीरीज का पहला नंबर को, फर्स्ट नंबर को T1, दूसरे को T2, T3, T4, यानी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। जैसे कि नॉर्मल लाइन पे अगर 5 बच्चे खड़े हुए तो जो पहला है वो 1, जो दूसरा है वो 2, उसी तरह से जैसे नंबर जो है लाइन पे है तो T1, T2, T3, T4 इनको टर्म बोला जाता है। और पहले टर्म का और एक भी नाम है, जैसे तुम लोग का नाम हो सकता है ना कि घर पे प्यार से कोई कुछ नाम बोलता है, तुम लोग का बाहर दोस्त कुछ अलग नाम बोलते हैं, वैसे ये T1 जो है ना इसका और एक नाम है, दैट इज ए। ठीक है, T1 जो है इसका और एक नाम है, दैट इज ए। अब ये कैसे बना हुआ था ये सीरीज, यहाँ पर जो दिख रहा है तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर +5 करके किया हुआ था। और ये कॉमन चीज होता है कि जैसे ये सीरीज जो है एक रूल्स फॉलो करेगा, मतलब हर जगह पे रूल्स एक ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर +5 करके हुआ था, और इस +5 का भी एक अच्छा नाम है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम लोग सभी का नाम दे देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर मैथ्स में भी सबका नाम होता है। ठीक है, किसी का नाम ए है, किसी का नाम कॉमन डिफरेंस है। अब तुम लोग को समझ के याद रखना पड़ेगा कि किसका नाम क्या है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि हमारा सीरीज ऐसे बनता है, A+D, A+2D। और ऐसे करते हुए हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली जो फॉर्मूला बन के आया वो कुछ ऐसा बनता है कि अगर हमें कोई भी टर्म कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट टर्म में ऐड होके ही तो हुआ है। देखो अगर इस सीरीज को हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में ऐड होके ही बना था। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट टर्म में ऐड होके ही बना था। 2 में 5 ऐड होके 7, और 7 में 5 ऐड होके 12 का मतलब हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 7 कैसे बना था 2+5, तो 12 कैसे बना 2+5 प्लस, हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से 2+5 प्लस 12 का मतलब कितना हो जाएगा, फिर से 5 है ना, ऐसे करके बना है 7+5। ठीक है, जैसे ये 2+5 हुआ, ये हो जाएगा 2+5 प्लस यहाँ पर ये 17 कैसे बना, फिर से यहाँ पर 5 ऐड हुआ था, फिर से 5, ऐसे इसी वजह से तो A+2D ऐसे करके हम लोगों ने लिखा था। तो अगर जो हमारा नोट करने वाला बात है वो ये है फॉर्मूला में कि जब भी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे तो हम लोग का एक टर्म जो है ए के साथ पूरा कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, लेकिन कितना बार ऐड होगा, जितना नंबर टर्म होता है उससे एक घर कम। मतलब देखो एक घर कम का मतलब यहाँ पर A+dy ये सेकेंड टर्म था, लेकिन डी 1 टाइम ऐड होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकेंड टर्म से ही शुरू होता है, इस वजह से ये n-1 होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म ले लो उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करने से कॉमन डिफरेंस आ जाता है, बस और कुछ नहीं बताएंगे। पिछले क्लास का एक बार रिकॉल करवा दिया। और जो इसका सीरीज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल जब हम लोग करते हैं, तब हमारे पास दो फॉर्मूला था। एक था ये वाला, ठीक है, एक था ये वाला A+L, जहां पर ए फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म था, और एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था, एस मतलब सम ऑफ सीरीज। तो चार चार सॉरी 4 सीक्वेंस का हम लोग टोटल कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका टोटल करने से 38 आता है, मैंने नॉर्मली कैलकुलेट करके दिखाया था।
अब तुम लोग यहाँ पर चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर तुम लोग का 38 आएगा ये फॉर्मूला से, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी सिखाया था, उसको मैंने समझाया भी था कैसे डिराइव होता है, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास लास्ट टर्म मिसिंग होगा। देन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी क्वेश्चन बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 6A हम लोग कर रहे थे, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। 2 था जीपी का क्वेश्चन, ये मैंने बताया था जब जीपी करेंगे तब हम लोग करेंगे। यहाँ पर बाई चांस दे दिया गया है जबकि ये जीपी का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं बताएगा क्या क्वेश्चन है, मिक्सड अप रहेगा, हम लोगों को खुद से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन हो चुका था, 4th नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, यहां से करते हैं। देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहाँ पर द सम टू इंफिनिटी, ठीक है। द सम टू इंफिनिटी का मतलब होता है इंफिनिटी, यानी जहां पर एंड नहीं होगा, चलता जाएगा, ठीक है। सम ऑफ इंफिनिटी टू द सीरीज, लेकिन इंफिनिटी अगर हमें कुछ ज्यादा नहीं भी पता है, क्योंकि मैंने इंफिनिटी का भी एक फॉर्मूला होता है वो नहीं बताया, हमें जरूरी नहीं है। ये देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो सीरीज बना हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। अगर तुम लोग देखो तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 हम दिखाते हैं, ये देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें ये एक पैटर्न दे दिया था, उससे हम लोगों ने ये सीरीज लिखा था, ठीक है। कैसे लिखा था, आई का वैल्यू 4 से लेके 7 तक है, उस हिसाब से हमें इस सीरीज को लिखना था। सिमिलरली यहाँ पर हमें वैल्यूज दे दिए हैं, तो ये वैल्यूज जो दिए हुए हैं इसको हम लोग कौन से मतलब समरी से जो है डिनोट कर सकते हैं। देखो क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा, सिग्मा -5 होल टू दी पावर k, और यहाँ पर k का वैल्यू है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो k का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी है, क्या इस पे फॉलो करेंगे तो ये सीरीज आएगा, चेक करके देखो। -5 में पहले क्या लिखेंगे, k का वैल्यू 1 से इंफिनिटी, मतलब 1 2 3 4, और हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उतना तक, मतलब जितना तक काउंट कर पाएंगे तो 1। तो यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो ये -5 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अगर -5 में 1 के बाद 2 आता है, 2 लिखते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। फिर -5 में अगर 3 लिखेंगे तो ये -125 आएगा। ये नॉर्मल मैथ्स है, इसके साथ एपीजीपी का कोई लिंक है ही नहीं, मतलब अगर किसी को एपीजीपी नहीं भी पता होता है तो भी बोल पाओगे कि क्या कैसे बनाए। तो क्या ये सही आंसर होगा, 4 का ए, क्या ये सही आंसर होगा? और ये सही आंसर है। और ये क्यों सही आंसर नहीं है बाकी बोल सकते हो, क्योंकि 5 के पावर में अगर सिर्फ k है, 5 सॉरी सिर्फ 5 के पावर में अगर k है तो पहला हो जाएगा 5 टू दी पावर 1, 5 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो -5 है। ये जो प्रेजेंटेशन है इससे जो नंबर लिखना है वो पहला नंबर -5 होना चाहिए, लेकिन 5 में अगर पावर k है तो 5 टू दी पावर 1 करने से 5 आता है, -5 नहीं आता, इसीलिए ये वाला आंसर गलत है। ये वाला क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया था। प्रेजेंटेशन का सही तरीका ये होता है -5 होल टू दी पावर k। अब -5 टू दी पावर k का मतलब अलग हो सकता है, जैसे ये माइनस हो गया 5 के पावर में 1, ठीक है। तो ये 5 -5 पहला वाला होगा, दूसरा क्या हो जाएगा पता है, दूसरा हो जाएगा 5 के पावर में 2, यानी ये 25, और ये माइनस आगे रह जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर नहीं है ना, क्योंकि ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ है। यहाँ देखो माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो वो मल्टीप्लाई माइनस भी हो रहा है, लेकिन जब हमें ब्रैकेट नहीं देता है तो ये गलत प्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। वैसे हम लोग मैथ्स में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ अलग हो गया ना, इसका मतलब माइनस माइनस है, और 5 टू दी पावर k ये जो है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बट ये इसको प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए आंसर ए होगा। आई होप कि समझ में आ गया। बोलो इसको हम क्या बोले, ये तो मैथ्स के एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बोलो 4 का ए होगा, क्या क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, देखो यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने 5th नंबर क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये देखो 5 से हम लोगों ने क्या 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 8। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते, 8 नंबर क्वेश्चन नहीं किया हुआ था, ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है
देखो क्या बोल रहा है, द एम्थ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एक एपी का एम्थ टर्म बता रखा है, एम्थ टर्म है एन और एन्थ टर्म है एम, ठीक है, ये लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज को पढ़ के ही हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बोल क्या रहा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना 6th नंबर टर्म 9 है, जैसे हम लोग ऐसे बोल ही सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर दे रखा है कि कितना नंबर टर्म क्या है। तो यहाँ पर एम्थ टर्म, तो एम्थ टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, टी ऑफ एम, ठीक है, एम्थ टर्म को क्या लिखेंगे, टी ऑफ एम। तो एम्थ टर्म जो है उसका वैल्यू कितना है, एन है, ये क्वेश्चन बता रखा है, हम खुद से नहीं लिख रहे, ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि nth टर्म इज m, ठीक है, nth टर्म मतलब t ऑफ n जो है उसका वैल्यू m है, ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है। हमें पूछ रहा है rth टर्म बताओ, t ऑफ r क्या होगा ये बताओ। देखो क्वेश्चन बोला है द nth टर्म ऑफ एन एपी is n and nth term is m, the rth term of it is क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को पता है टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म का फॉर्मूला ऐसे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, t ऑफ n का मतलब ये होता है। तो अगर मेरा टर्म n है तो ये फॉर्मूला बनता है, तो अगर मेरा टर्म m है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोल सकते हो। जैसे देखो सिंपल सा बात, अगर t3 है तो a प्लस क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी में क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d, ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऐसे लिख दिया। तो अगर t3 ये होगा, ठीक है, उसी तरह से tn, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, tn ये हो गया, तो मुझे बोलो tm क्या होगा, क्योंकि यहाँ 3 होता है, m-1 इंटू डी। हाँ m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारा एम एन आर होगा, तो बिल्कुल ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या एम था, क्या एन था, क्या आर था, कुछ अलग नहीं है, बट क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। अच्छा, टी एन का वैल्यू अगर एम है, ये अगर है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी एन का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये लिख देंगे। अब इसका मतलब देखो यहां पर जैसे टीएम का मतलब क्या है, एन है, तो मैंने यहाँ एन लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर टीएन का मतलब एम है, तो मैंने एम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये दो इक्वेशन बन गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हुए ये दो इक्वेशन बन गया। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कर लेते हैं 1 माइनस 2, ठीक है। तो पहले 1 वाला इक्वेशन लिखेंगे, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल एन, जस्ट यहां से देख के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना हो जाएगा, m हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, पहला माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो यहाँ माइनस दे दो, यहाँ माइनस दे दो, यहाँ माइनस दे दो, हम ये पैटर्न से करते हैं, तुम लोग चाहो तो पास पास लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो a में ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ, m माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने तुम लोगों के लिए डिटेल्स में लिखा, अदरवाइज हम डायरेक्ट कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा बोलो, m माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन चला जाएगा, डी कॉमन जाने पे बचेगा क्या, m माइनस 1 इसमें से, और इसमें से n माइनस 1, यहाँ पर क्या बचा, n माइनस m, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो d इक्वल टू यहाँ पर m माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस n माइनस माइनस में प्लस 1, ठीक है, n माइनस m। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, d ब्रैकेट में m माइनस n बचा, यहाँ पर क्या बचा, n माइनस m। नाउ हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू m, ये वाला n माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस n। अब माइनस कॉमन ले लो कहीं से भी, या तो
न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, तो माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा, और यहाँ पर m माइनस एन है, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाता है -1। बहुत से लोग इसे 0 लिख देते हैं, नहीं, ये 1 हुआ ना, जैसे 2/2 1 होता है, वैसे ही ये वाला 1 हुआ, ठीक है, और माइनस था इसीलिए -1 हुआ, तो d का वैल्यू -1 आ गया। थोड़ा सा देखो कि कैसे किया। यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा कि टर्म ऑफ m, ये क्वेश्चन बोल रहा है n है, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है m है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन जैसे बोला है मैंने वैसे लिख दिया। टी एम का वैल्यू हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो यही होता है, कोई भी टर्म हो उसे हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब टी एम का मतलब n था तो मैंने n लिखा, बाकी जैसा था वैसा लिख दिया। टी एन का मतलब m बोला है, अब टी एन का तो फॉर्मूला ही दे दिया है, मतलब फॉर्मूला से ही ये पूरा टैली हो जाता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ टी एन का मतलब क्या होता है, m लिख दिया, यहाँ पर जैसा था वैसा लिख दिया। अब ये दोनों को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, अब मैंने सॉल्व ऐसे किया कि 1 माइनस 2 किया, ठीक है। अब तुम लोग 1 माइनस 2 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस एम कर दो, इधर a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ऐसे पास पास लिख के भी कर सकते हो, तुम लोग का मर्जी। हम ऐसे मतलब करके मुझे हैबिट है तो हम ऐसे ही कर देते हैं, तुम लोग ऐसे कर सकते हो या फिर किसी और तरीके से भी सोल्यूशन कर सकते हो, बट ये सबसे जल्दी होता है, ये मेथड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इससे सबसे जल्दी होता है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें डी नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है बता दो कि टी आर क्या होता है, ठीक है। तो हमें अगर टी आर पता करना है तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए वो भी तो देख लो। अगर टी आर पता करना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, अगर टी एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जो कि मैंने पहले भी बोला हम लोग का मेन फॉर्मूला था, तो टी आर मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ n था तो यहाँ r हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग टी आर कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों को क्या पता चल गया है, डी पता चल गया, बट ए नहीं पता, चलो ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ही क्या मैम पुट करना जरूरी है, नहीं, जहां पुट मतलब इक्वेशन 1 में करो 2 में करो, तुम लोग का मर्जी, ठीक है। मैंने 1 में कर दिया, 1 में कर लेते हैं तो यहाँ से हमें a का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, और 2 पे करने से भी वही वैल्यू मिलेगा। देखो ये सब तो 9 10 में सभी करते हो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना, ये इतना तो सभी ने किया है, ये हम सोच सकते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ n इक्वल टू a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी में मुझे पुट करना है d का वैल्यू -1, ठीक है। तो n इक्वल टू a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मैंने -1 पुट कर दिया, तो n इक्वल a प्लस, ये देखो m इंटू -1, तो m इंटू -1 कितना हो जाएगा, -m हो जाएगा, है ना, ये देखो -m, और -1 और -1 में +1, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर मैंने n है, इधर m को भी मैंने इधर कर दिया, तो माइनस था प्लस हो गया, +1 था -1 हो गया, ये a रह गया। नाउ हमें a का वैल्यू भी मिल गया, a का वैल्यू क्या हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म का n प्लस एम माइनस 1। अब यहाँ पर पुट करेंगे n प्लस एम माइनस 1, ठीक है, प्लस r माइनस 1 ब्रैकेट में -1, क्यों, ये a का वैल्यू पुट किया, d का वैल्यू भी पुट किया। अब सॉल्व करेंगे, n प्लस एम माइनस 1 माइनस आर माइनस माइनस में +1, +1 -1 हो गया कैंसिल, बचा क्या, m प्लस एन माइनस आर। तो ये क्या हम लोग n आगे पीछे कर सकते हैं ना, यहाँ प्लस है, प्लस में तो इधर इधर उधर कर ही सकते हैं, ये देखने में अच्छा लगता है, पहले m फिर n फिर r। वैसे ये क्वेश्चन जो है बोल सकते हो कि एमसीक्यू में आना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी लेंदी है, फिर भी दिया हुआ है हम लोग तो प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस आर, ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी। अब इसको क्या करना है तुम लोग समझो, और अब घर पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कि कैसे करके सॉल्व किए। अगर मेरा सोल्यूशन तुम लोग को लेंदी लगता है, कुछ भी लगता है, हो सकता है, अपना अपना सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का मतलब इस चीज का बात कर रहे हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस करो तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया।
चलो 8 के बाद हमें कौन सा करना है, इसके बाद जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। हाँ, हम लोगों ने 9th नंबर क्वेश्चन जो है कर लिया था। ये देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद उतना नहीं रहता। चलो 9th नंबर कर लिया। 9th के बाद 14 में चले गए थे हम लोग, यानी 10th नंबर हमारा बाकी है। 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14 से किया हुआ है। चलो 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू n टर्म इज 5n² प्लस 2n। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब कोई एक सीरीज है उसमें जितने भी टर्म है, लास्ट टर्म मतलब n टर्म हम लोग nth टर्म बोल सकते हैं, हुज सम टू n टर्म इज 5n² प्लस 2n। मतलब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस ऑफ n इक्वल टू 5n² प्लस 2n है। अब तुम लोग कैसे समझोगे, तुम लोग भी समझ सकते हो, लास्ट दिन तो हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ सीरीज। बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब जैसे मान लो एक सीरीज में t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, t5 है, तो ये t5 क्या बन गया, लास्ट टर्म। तो वही बोल रहा है यहाँ पर टर्म का नाम 5 के जगह n दे दिया है। तो nth टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज में जितने सारे टर्म है, ठीक है, जैसे कि 5 टर्म है, हुज सम, ये सब का अगर हम लोग सम करेंगे टू एन टर्म्स तक, मतलब 5th टर्म तक, वो इतना होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सीरीज में टोटल n टर्म्स है और n टर्म्स तक अगर हम लोग सारे डेटा को ऐड करते हैं तो उसका टोटल होता है 5n² प्लस 2n। ठीक है, ये होता है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे कि हमें पूछा क्या है, वो देख लो। पूछा है कि यहाँ पर हमें बताना है nth टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म बताना है, मतलब nth टर्म का वैल्यू क्या है वो बताना है। अगर वो n टर्म को ऐड करके हमें 5n² प्लस 2n मिलता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ पर रफली लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, ये कौन सा टर्म है, ये देखो ये कौन सा टर्म है, ये है t1, जिसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसका और एक नाम है a। ये कौन है t2, इसका नाम है t3, इसका नाम है t4। ठीक है, बस पहले वाले का दो नाम है, ठीक है, पहले वाले का दो नाम है। अच्छा, अब हम लोग को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 4 टर्म तक हम लोग ऐड करते हैं तो हमें ऐड करके कितना मिला है ये बता रहा है। ठीक है, तो एस ऑफ 4 हमें बता रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 2 प्लस 1 3 3 6 प्लस 4 10। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है द nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि nth टर्म मतलब T4 का वैल्यू क्या है वो बताओ। यहां से देख के तो हम लोग बोल सकते हैं कि T4 का वैल्यू 4 है। ठीक है, T4 का वैल्यू 4 है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है nth टर्म ऑफ द सीरीज बताओ जिसका सम n टर्म तक करने से इतना आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई एक सीरीज का nth टर्म तक एडिशन करने से 10 आएगा तो उसका nth टर्म का वैल्यू क्या है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब आ गया वैल्यू, क्या आ गया 10। 10 कैसे आया, हम लोगों ने ऐड किया T1 T2 T3 T4 ऐड करके हमें S4 का वैल्यू इतना मिल गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये एक पैटर्न में दिया है। ठीक है, ये एक पैटर्न में दिया है। अगर हम लोग एस में 1 पुट करते हैं, ठीक है, एस में अगर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर एन का वैल्यू 1 लगाते हैं तो यहाँ पर मिला ऐसे, ये 1 है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 1² प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7। ठीक है, ये 7 आ गया, तो ये आ गया S1। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मैंने S4 किया, यहाँ पर S1 कितना होगा, S2 कितना होगा, S3 कितना होगा, S4 कितना होगा, जो कि निकाला हुआ है। S4 का मतलब टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। ठीक है, तो S3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है सम अप टू 3 टर्म, इसका मतलब क्या होता है सम अप टू 4 टर्म। तो S3 का मतलब क्या क्या होगा मुझे बताओ, S3 का मतलब क्या क्या ऐड होगा, टर्म 1 टर्म 2 प्लस टर्म 3। टर्म 1 टर्म 2 प्लस टर्म 3, करेक्ट, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। ठीक है, अच्छा S2 का मतलब फिर क्या होगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2। टर्म 1 प्लस टर्म 2। S1 का मतलब क्या होगा फिर, सिर्फ टर्म 1।
सिर्फ टर्म वन, यानी यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया, जो S1 है वही T1 है और उसका और एक प्यारा सा नाम है A, ठीक है। तो जो S1 है वही T1 है। तो ये जो S1 है, क्या हम लोग बोल सकते हैं यही हमारा पहला टर्म है और यही हम लोग का A भी है? ढूंढ रहे थे, मिल गया, ठीक है। जो S1 है वही T1 है वही A है। हमें तो पूछा है Tn बताओ, हमें T1 मिल गया, तो कुछ तो क्लू मिल गया, ठीक है, कुछ तो क्लू मिला। तो T1 मतलब 1, यहाँ पर इसके हिसाब से T2 का S2 का मतलब, S2 का मतलब T1 प्लस T2, ठीक है, S2 का मतलब T1 प्लस T2, यहाँ पर तुम लोगों ने खुद ही बताया ना। हम लोग S2 कैलकुलेट करेंगे। S2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, एन में 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4, तो ये आ गया 24, ठीक है। S2 आ गया 24। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं T1 प्लस T2? बताओ, क्या इसको हम लोग T1 प्लस T2 बोल सकते हैं? ये देखो ना, इसके साथ तो हम कंपेयर कर करके बता रहे हैं। तुम लोग जस्ट अपना ध्यान थोड़ा सा सही रखो, ठीक है, कंसेंट्रेशन के साथ सुनो तो समझ जाओगे, ठीक है। देखो, क्या ये T1 प्लस T2 होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, ये T1 प्लस T2 हो जाएगा। अब अगर T1 प्लस T2 24 है, हमें पता है T1 कितना है, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 है, ठीक है, T1 7 है। तो 7 प्लस T2 24, तो T2 कितना हो जाएगा 24 माइनस 7, यानी कितना हो जाएगा 17। 17, चलो 17 आ गया। अच्छा, अब अगर हमें T1 और T2 पता चल गया, क्या हम लोग D फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई एक सीरीज है जिसका T1 T2 हमें पता चल गया, Tn ढूंढना है, ठीक है। T1 है 7, T2 है 17। क्या हम लोग यहाँ से D कैलकुलेट कर सकते हैं? D का मतलब क्या होता है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो एनी टर्म 17, इसके प्रीवियस टर्म यानी 7, तो D10 आ गया, ठीक है, D10 आ गया। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा Tn कितना होगा। तो Tn का मतलब होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट करो, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 7, ये देखो 7। n का वैल्यू वो तो नहीं पता, nth नंबर टर्म पता करना है, nth नंबर टर्म कितना है वो हमें नहीं पता। डी का वैल्यू 10, ठीक है। तो 7 प्लस 10n माइनस 10, यानी 10n माइनस 3, 10n-3, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब एमसीक्यू टाइप्स नहीं है, फिर भी करना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक एक स्टेप हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो, कंसेप्ट के साथ समझेंगे। पहले हमें ये दे दिया था क्वेश्चन में कि कुछ एक सीरीज का एडिशन इतना हुआ है, कोई एक सीरीज है जिसको nth टर्म तक ऐड किया तो वो इतना हुआ है, और हमें क्वेश्चन में पूछा था Tn बता दो कितना होगा। तो Tn बोलने के साथ हमें याद होना चाहिए कि हमें ये पूछ रहा है। तो ना तो हमें ए पता था ना डी पता था, कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि ए कैसे कैलकुलेट करें। अब जैसे ही यहाँ पर एस एन है, यहाँ 1 पुट करते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें S1 मिल जाता है। और हम लोगों ने यहाँ प्रैक्टिकली चेक करके देखा, जो S1 है वही T1 है, यानी वही A है। तो जैसे ही हमें A मिल गया, नेक्स्ट स्टेप में S2 के साथ कंपेयर करके हम लोग T1 T2 निकाल सकते हैं, क्योंकि S2 का मतलब 2 टर्म तक का एडिशन। अगर 2 टर्म का एडिशन 24 है और पहला टर्म, एक टर्म 7 है, तो दूसरा टर्म 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्रेजेंट करके हम लोगों ने D कैलकुलेट कर लिया और उसको पुट करके आंसर निकाल लिया। अब जस्ट चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ ये आंसर मैच होता है, ठीक है। तो 10th नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का, कितना आया 10n माइनस कुछ आया था, ये वाला शायद 10n-3 ऑप्शन, हाँ 10n-3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11, ये हम लोगों ने कर लिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने किया था, बट मैंने यहाँ पर ही करके दिखाया था। 11, 12, 13 यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। 13, 14, 15 ये देखो, ये
ये जो क्वेश्चन है ये मैंने उस दिन क्लास में इसमें लिख के दिखाया था, मतलब ये जैम बोर्ड में नहीं लिखा था इसलिए नहीं दिख रहा है, तुम लोग क्लास चेक करोगे तो देख सकते हो, वहां था। यस 11 मैम। हो गया था, हाँ 12 हो गया था, 13 हो गया था। अच्छा, अब हमें करना कहाँ से, फिर 14 भी हो गया था क्या? हाँ 14 भी हो गया था मैम। हाँ 14 हो गया था। 15। 15, ये तो लिखा हुआ है शायद, 15 वाला भी दिखा था मुझे, 15 भी, हाँ ये रहा, 14 15 हो गया था। अब आज यहाँ से स्टार्ट किए, चलो तो इसका मतलब 16 से करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन से करेंगे। अच्छा ये सब हो गया था, चलो 16th नंबर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। हम लोग एमसीक्यू का लॉजिक लगाएंगे। देखो हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, बट जहां हमारा एमसीक्यू पैटर्न में होगा वहां सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द थ्री इंटीजर्स इन एपी। अगर तीन इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब है जो पॉइंट पॉइंट वाला नंबर नहीं होता है, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर, जहां पर फ्रैक्शंस नहीं होते, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर नंबर ही है, देखो 2858 25 258 852 सारे इंटीजर नंबर है। बोल रहा है कि तीन नंबर इंटीजर में है और इनका क्या बोल रहा है, सम। अगर तीन नंबर जो इंटीजर नंबर है जो एपी में है उनका सम 15 होगा और उनका प्रोडक्ट 80 होगा, तो इंटीजर कौन कौन सा है बताओ। अब देखो अगर हम लोग एमसीक्यू का दिमाग लगाते हैं देन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चेक करो क्या 2 8 और 5 को ऐड करने से 15 होता है? होता है, देखो 15, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, क्योंकि नंबर तो वही है 285 और उसको घुमा फिरा के लिखा गया है। तो ऐड करने से 15 और मल्टीप्लाई करने से 80 हर जगह पे हो रहा है, तो फिर एमसीक्यू का लॉजिक कैसे लगाए? देखो तो हमें ये तो पता है कि एपी कौन सा होगा, तो इसमें से ढूंढो। पहला ऑप्शन लेते हैं 16 का, ऑप्शन से आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 285, 285, ठीक है। क्या ये एपी में है? इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, एपी में है कि नहीं चेक करना पड़ेगा कि ये कोई रूल्स में फॉलो कर रहा है कि नहीं, रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 2 से 8 कितना करने से होता है, +6, ठीक है। तो 8 से 5, क्या +6 करने से 8 से 5 होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हम लोगों का इनवैलिड हो जाता है। सेकंड देखो 8 to 5, ठीक है, 8 to 5, इसमें भी चेक करेंगे क्या ये एपी है। 8 से 2 कैसे करने से होता है, -6, लेकिन 2 से 5 -6 करने से तो नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ठीक है। सी ऑप्शन ट्राई करो, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 258, 258, ठीक है। तो 2 से 5 कैसे होता है, +3 करके। 5 से 8 कैसे होता है, +3 करके। हाँ ये हम लोग का सही आंसर है, ये एपी में है। इसका मतलब 258 हर जगह पे ऐड करने से तो 15 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से 80 हो रहा है, लेकिन एपी में भी तो होना चाहिए वो इंटीजर। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। डी भी चेक करवा देते हैं, डी में आंसर नहीं आएगा। 852 चेक करो, 8 से 5 कैसे होता है, -3 करने से, ठीक है। और 5 से 2 -3 करने से, हाँ ये भी तो हो रहा है, -3 करने से भी हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है। तो इसका मतलब इसका दो आंसर है, सी और डी। चेक करते हैं क्या इसका दो आंसर है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 16 नंबर देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6A कर रहे हैं, 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 चेक कर लेते हैं। इसमें शायद दो आंसर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो सी और डी है ना, दो आंसर है। लेकिन ये जो है एग्जाम में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ गया है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक ही आंसर रहेगा, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ऐसा आंसर नहीं होता। ये बाई चांस प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, लेकिन ऐसे नहीं होगा एग्जाम टाइम में। बाकी देखो यहाँ पर दोनों ही जो है हमारे एपी सीरीज को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसीलिए हम लोग का आंसर जो है दोनों ही हो जाएगा, यानी सी और डी। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्लैश नहीं होगा, इतना मान के चलो, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्लैश नहीं होगा। अच्छा तो पता चला कि इसको बिना सॉल्व किए हम लोग सिर्फ एमसीक्यू का दिमाग लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है,
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था 15 नंबर, जस्ट लाइक वैसे ही है, लेकिन सीरीज हमें दे दिया है, कौन सा सही सीरीज है वो पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सही सीरीज है वो हमें पूछ रहा है। तो कैसे करके कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सम का टोटल तो नहीं बता दिया है, तो थोड़ा सा सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एस एन बता रखा है 3n² प्लस 5n, ठीक है, 3n² प्लस 5n। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन के तरह s1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, यानी 3 प्लस 5 दैट इज 8, और ये हो जाएगा a, ठीक है, ये a हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया ना, देखो इसका मतलब टर्म 1 और इसका मतलब a, क्योंकि कोई भी सीरीज का अगर सिर्फ टर्म 1 तक ऐड होता है तो 1 ही होगा, और तो कुछ उसमें ऐड नहीं होगा, इसीलिए s1 का मतलब ही टर्म 1 हो जाता है। अब देखो अगर हमारे पास टर्म 1 का वैल्यू 8 आ गया है, अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन में देख सकते हैं कि 8 से स्टार्टिंग कौन सा सीरीज है, ये है और ये है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस होगा कि नहीं वो तो आगे का सीरीज में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब तुम लोग एक चीज कर सकते हो, इसको आगे सॉल्व नहीं करके इन दोनों में से कौन सा एपी फॉलो कर रहा है वही हम लोग का आंसर होगा, बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। ऐसा अगर हमारे पास सीरीज दे रखा है तो ये दोनों में से कौन सा ऐसा सीरीज है जो हमारा एपी फॉलो कर रहा है, तो हम पहले ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है 8 14 20, 8 14 20 और 26, ठीक है, ये है। तो 8 से 14 कैसे होता है देख लो चेक करके, 14 माइनस 8 प्लस 6, ठीक है। अच्छा, 14 में प्लस 6 करने से 20, 20 में प्लस 6 करने से 26, तो मुझे तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। ऑप्शन बी पे भी चेक कर लेते हैं, 8 22 42, 22 42 और 68, ठीक है। तो 8 से 22 कितना, प्लस 14, हाँ, 14 में 22 ऐड करने से 36 नहीं आता है ना, देखो नहीं आता है, इसका मतलब ये हम लोग का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बाकी सॉल्व करके भी एक बार दिखा देते हैं, देखो T1 का मतलब हमें पता चल गया। अब हम लोग S2 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो देखो मतलब यही तुम लोग को एग्जाम में ऐसे ही करना है, टाइम बचाना पड़ेगा ना, MCQ है। तो यहाँ पर देखो S2 कैसे कैलकुलेट करोगे, 3n² में 3 इंटू 2 पुट कर दो प्लस 5 इंटू 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 2 4 3 12 प्लस 10, तो ये हो गया 22, और इसका मतलब होता है T1 प्लस T2, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, जो देखो ऐसे T1 प्लस T2 का मतलब अगर 22 है, और T1 वी नो T1 है 8, ठीक है, तो T2 कितना हो जाएगा 22 माइनस 8, आ गया 14, ठीक है, ये देखो 14। और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये T1 T2 करके अगर देखें तो T1 में आ गया है हम लोगों का यहाँ पर T1 में कितना आया था, T1 आया था 8 और T2 आ गया 22, तो कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 8, सॉरी 22 नहीं 14, गलत लिख दिया, 14, ये वाला 14 आया ना, T2 14 आया, 14 माइनस 8 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, यानी सिंपल ऐड कर करके हमें मिल जाएगा। लास्ट दिन मैंने दिखाया था ना, तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कितना आसानी से कर सकते हो, ये देखो कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर क्या है, पहला टर्म क्या है, देखो पहला टर्म है हम लोगों का यहाँ पर मिलेगा ऊपर, पहला टर्म है 8, ठीक है। ये देखो पहला टर्म है 8, और 8 में हम लोग 8 ले लिए, 8 में हम लोग प्लस करेंगे 6, इक्वल करो 14, फिर इक्वल करो 20, फिर इक्वल करो 26, तो हम लोग का सीरीज ये होना चाहिए, ठीक है। तो 8 14 20 और 26, और आगे जितना बार ऐसे करते जाओगे तुम लोग को नेक्स्ट 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 टर्म मिलता जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज करके भी कर सकते हो इसका सोल्यूशन, लेकिन हम एक बार डिटेल्स में बता दे रहे हैं क्योंकि किसी का कोई क्वेरीज नहीं रहना चाहिए। बाकी तुम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, तुम लोग का ऐसे कैलकुलेटर यूज करके करना चाहिए, तब जाके जल्दी होगा। अच्छा,
फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5 इज कितना होगा, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी आ गया, मुझे विंडो बंद करना पड़ेगा, रुको आते हैं। हाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5, मतलब ये बोल रहा है कि 70, क्या बोला है, 74 बिटवीन, मतलब 74 और इधर 25,556, इन दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, दो नंबर के मिडिल में बिटवीन, तो 74 और 25,556 के मिडिल में ऐसे कितने सारे नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल है, इसके अंदर ऐसे कितने सारे नंबर आएंगे, कितने सारे नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बता सकते हो कि कौन कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, क्या इसका कोई आइडिया है, तुम लोग बोल सकते हो, जैसे 25 लिखा, 29 लिखा, 35 लिख दिया, 100 लिख दिया, इसमें से कुछ ना सोच के बता सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, फटाफट बता सकते। 25 होगा, 35 होगा, 100 होगा। हाँ, क्यों होता है, तो फिर 5 से डिविजिबल का लॉजिक क्या है बताओ, कौन कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ये 1 का क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ आखिर में 5 या 0 होगा। हाँ, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है या 0 है, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल होता ही है। ये सब हम लोग पढ़ते थे ना 2 3 4 में, अगर भूल भी गए हो तो याद करो, याद जरूर हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट जिस नंबर का 5 होता है या 0 होता है वो जरूर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 74 के बाद कौन सा नंबर आता है, मतलब 1 2 3 4 करके 74 के बाद क्या आता है, तो बिटवीन का हम लोग नंबर ढूंढ रहे हैं, बोलो 74 के बाद क्या आता है, 75। क्या ये 75 5 से डिविजिबल होगा, होगा तभी लिखेंगे। 75 5 से डिविजिबल है कि नहीं, पीछे का डिजिट 5 या 0 होगा तो डिविजिबल होगा ना, चेक करके देख लो, चेक करके देखो, अगर नहीं याद आ रहा है तो चेक करके देखो ना, 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल का मतलब होता है कि डिवाइड करने के बाद कुछ नहीं बचेगा, फुल्ली डिविजिबल। ये देखो ডিভিজিবলের মানে হচ্ছে পুরোপুরি যেটা ভাগ যাবে, ঠিক আছে, ভাগ যাবে যেটা সেটাই ডিভিজিবল, মানে কোনো কিছু কি বলে ওটাকে ভাগশেষ থাকে না, रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिविजिबल है। तो 75, उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा, वही लिखेंगे क्योंकि बीच में वही नंबर लिखने बोला है ना। इसके बाद का बताओ, 76 होगा, 80 मैम। 80 करेक्ट, 76 नहीं होगा, 77 8 9 मतलब 77 78 79 नहीं होगा, 80 होगा, ठीक है। थोड़ा सा और एक नंबर बताओ, और एक दो पूछेंगे, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा ही पूछ लेंगे, वैसे नहीं पूछेंगे, और एक नंबर बता दो। 80 के बाद 81 नहीं 85। होगा, 85 होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 85 होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर बोला था द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 होगा ऐसे कितने सारे नंबर हैं। तो ये देखो यहाँ पर डिफरेंस कुछ पता चल रहा है तुम लोग को, क्या आ रहा है डिफरेंस, 75 से 80 कैसे बना, बोलो 75 से 80 कैसे बना। मैम मेरा आंसर 5097 आया है। हाँ सही बात है, 5097 होगा। 75 से 80 कैसे बना, +5 करके, 80 से 85 कैसे बना, +5 करके, और 85 के बाद अगर और एक नंबर बता भी देते हो, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 नहीं होगा, 90 होगा, तो इसमें भी देखो +5, मतलब ये जो बिटवीन का जो नंबर बनेगा
ये नहीं लगता है तुम लोग को कि ये एक एपी बनता जा रहा है? बताओ, ये ऑटोमेटिकली एक एपी बनता जा रहा है। अगर हम लोग अपना लॉजिक लगाते हैं कि 5 से 7, लॉजिक क्या, ये प्रूव है कि 5 से डिविजिबल 75 होता है, फिर उसके बाद 80 होता है, फिर 85 90, लेकिन कितना काउंट करें? इतना तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जितना काउंट कर सकते बता दिया। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स बता दिए, और मुझे लास्ट का बता सकते हो, मतलब 25,556 के आगे वाला नंबर क्या है? मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पर होगा, वो नंबर हम लोग लिखना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग। तो मुझे एंडिंग बताओगे? एंडिंग इसके आगे वाला नंबर क्या होगा? 25,556 के आगे? हाँ बोलो बोलो। 25555। हाँ 25,555। क्या ये डिविजिबल बाय 5 है? मैंने तुम लोग को नहीं पूछ के ही लिख दिया, लेकिन बोलो डिविजिबल बाय 5 होगा ना, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, चेक करके भी देख सकते हो, कैलकुलेटर तो होगा ही तुम लोग के पास। 25555 डिवाइडेड बाय 5 बिल्कुल डिविजिबल बाय 5 होता है, तो ये लास्ट डिजिट मिल गया, ठीक है, ये लास्ट टर्म मिल गया। अच्छा, ये कौन सा टर्म है? ये TN है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं ना ये कितना नंबर टर्म है। ये T1 पता चल गया, ये वाला T2, ये देखो, ये देखो, ये T1, ये T2, ये T3, फिर ये T4, बट बीच में कितना है नहीं पता, तो ये TN। जब पता नहीं होता एंड वाला N लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है इसके अंदर कितना सारा ऐसा नंबर होगा, वही तो पूछा है, कितना सारा ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो TN तो हमें पता है, TN का मतलब क्या होता है? A + n-1 × D, ठीक है। अच्छा, अब TN का वैल्यू वी नो 25,555। A75, इसका एक और एक नाम भी होता है ना, इसका दो नाम है, ठीक है। एन का मतलब हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है। डी का मतलब 5, ये देखो मैंने दिखाया ना यहाँ पर, डी का मतलब 5 होता है। तो ये वाला चेक करो कैसे होगा। तो 25,555 -75 = 5n-5। तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 20, ये माइनस कर लेते हैं, -75 और ये +5, ठीक है। 5n, देख लो कितना होगा। 70 माइनस हो जाएगा इसमें से, 25,555 5000, हाँ, -70, 25,485, 25,485, 5n। तो n का वैल्यू डिवाइड कर लो, 25,485 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, 5097 आंसर सही हुआ था, ठीक है, 5097 ही आंसर होगा। मतलब देखो, काउंट तो नहीं कर सकते हो ना, कितना ऐसा नंबर है, 5097 ऐसे नंबर्स है इसके बीच में जो कि 5 से डिविजिबल हो सकता है। मतलब हो सकता है नहीं, होगा ही, 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे इतने सारे नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स पूछा था। ठीक है, चलो, तो आंसर देख लेते हैं। 5097 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब आंसर यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, मैम क्वेश्चन, हाँ, मैम টিএন কে কেন 25,556 কেন ধরলাম না? কারণ 56 তো আমাকে বলেনি, আমাকে বলেছে তোমাকে যদি বলে 5, তোমাকে যদি ধরো এরকম বলে 4 থেকে 4 থেকে 16র মধ্যে কতগুলো নাম্বার আছে যেটা 5 দিয়ে ভাগ যাবে, তাহলে 4 থেকে 16র মধ্যে বলেছে। প্রথম কথা, তুমি 16 ধরতেই পারো না, কারণ তোমাকে বাউন্ডারিটাই 4 থেকে 16র মধ্যে বলেছে, ঠিক আছে, বিটুইন মানে মধ্যে হয়। আর দ্বিতীয় কথা, 16 তো 5 দিয়ে ভাগ যায় না, তাহলে এটা তো 5 দিয়ে ভাগ যায় না, তো আমি এটাকে নেবও না, কারণ আমাকে এর মধ্যে সেই নাম্বারগুলোই খুঁজতে হবে যেটা 5 দিয়ে ভাগ যাবে। তাহলে তো আমি 74ও ধরতে পারতাম, আমি 74 ধরলাম না কেন, আমি 74 ধরলাম না কেন? কারণ 74 তো 5 দিয়ে ডিভিজিবলই নয়, কারণ আমাকে তো সেই নাম্বারগুলো খুঁজতে বলেছে যেটা 5 দিয়ে ভাগ যাবে। তো আমার যদি 5 দিয়ে ভাগ যাবেই না, তো আমি ধরবো কেন? আর এমনিতেও আমাকে বলেছে এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে নাম্বারগুলো হবে, এই দুটো নাম্বারকে নিয়ে তো বলেনি, বিটুইন মানে কি দুটোর মধ্যে, বুঝতে পেরেছি। তাই না? তাহলে এখানে তোমার 5 আসতো, এটা যদি করতে তাহলে 6 আসতো না, 7 8 8 9 10 আসতো, 11 12 13 14 15 আসতো, তাহলে তোমার এই তিনটে নাম্বার হতো, তারপরে 16। তাহলে তুমি এটাকে এটা তোমার টিএন হতো, এটা তো কম নাম্বার তাই লিখে নিলাম। এটা তো আর কম নাম্বার নয়, দেখো কতগুলো এসছে, 5097টা নাম্বার আছে যেগুলো 5 দিয়ে ভাগ যাবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। আচ্ছা, চলো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 19 দেখো।
द pth टर्म ऑफ एन AP, देखो ऐसा थोड़ी देर पहले आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया था, pth टर्म बोल रहा है इतना, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP क्या होगा, ठीक है। देखो एक बार लिखते क्वेश्चन फिर समझाते, pth टर्म बोल रखा है, ठीक है, pth टर्म का मतलब TP, टीपी का वैल्यू बोल रखा है 3p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हम नहीं बोल रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो pth टर्म ये दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है, हमें पूछ रहा है सम बताओ, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स मतलब पहले n टर्म्स का टोटल हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, सम का मतलब क्या होता है, सम का दो फॉर्मूला होता है, एक ऐसा होता है n/2 a प्लस एल, ठीक है, जहां पर ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो लास्ट टर्म प्रैक्टिकली पता है ना तो फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग टीपी से कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर p नंबर टर्म ये है तो 1 नंबर टर्म क्या होगा, अगर ये p नंबर टर्म है तो 1 नंबर टर्म क्या होगा, तो p के जगह 1 लिखेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2/6, ये टर्म 1, इसका और एक नाम भी क्या होता है, a होता है, ठीक है, इसका और एक नाम होता है a, तो हम लोगों ने ये a कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग T2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे ये P के जगह 2 लिखो, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6 माइनस 1/6 यानी कि 5/6, ठीक है, तो टर्म 2 का वैल्यू हो गया 5/6, ठीक है। अब जैसे ही टर्म 1 और टर्म 2 पता चल गया, देखो टर्म 1 टर्म 2 ये पता चल गया, डॉट डॉट करके हमें टर्म n तक पता करना था, तो टर्म 1 का वैल्यू आ गया है, देखो यहाँ पर 2/6 और टर्म 2 का 5/6, यहाँ पर लिख लेते हैं 2/6, दूसरा आ गया 5/6, बाकी हमें नहीं पता, ठीक है, तो डी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ये सारा चीज चाहिए होता है, तो डी का मतलब क्या, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, तो ये देखो 5 माइनस 2 यानी 3/6, ठीक है, डी का वैल्यू 3/6 आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला था, फिर से देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सम बताओ, फर्स्ट टर्म का सम बताओ, तो एस ऑफ एन, तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी होता है, और थोड़ी देर पहले ये लिखा था ये भी होता है, लेकिन इसके लिए हमें लास्ट वाला टर्म चाहिए होगा, ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म तुम लोग बोल सकते हो कि मैम टीपी के जगह टीएन लिख के निकाल लेंगे, तो ओवरऑल तुम लोग का यहाँ पर वो टीएन से ही सब्सटीट्यूट हो जाता है ना, बात तो एक ही होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर जब करवाया था तुम लोग को कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो मैंने यहाँ पर तुम लोग को क्लियरली बताया था कि एक ही बात है, एल का मतलब टीएन से ही होगा, तो क्यों ना यही वाला फॉर्मूला लगा ले, ओवरऑल तो वहां पर जाके ही पहुंचना है हमें, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो याद रहता है, तुम लोग को भी याद हो जाएगा करते करते, ठीक है। तो n/2, n तो हमें नहीं पता कितना है, n/2, a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू ये देखो a 2/6, क्योंकि t1 का मतलब ही तो a होता है ना, इसका और एक नाम है, इसका दो नाम होता है, 2/6 प्लस n माइनस 1, अब d का मतलब कितना है कैलकुलेट कर रखा है 3/6 इंटू 3/6, अब सॉल्व करो, n/2 ये हो गया 2/3 प्लस ये देखो 3n, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं हाफ हो गया, तो हाफ इंटू n मतलब n/2 माइनस 1/2, ठीक है, अब सॉल्व कर लो, ये 2/3 और माइनस हाफ को सॉल्व कर लो, फिर n/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर n/2, एक काम करते ये पूरा ही कर लेते हैं, बार बार कितना करेंगे, यहाँ पर ही पूरा कर लेते हैं, तुम लोग अगर अलग अलग करना चाहते हो अपने लिए कर सकते हो, तो इसका एलसीएम देखो 3 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है, तो 3 डिवाइड करना पड़ता है, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 6 डिविजिबल बाई 2 करने से 3 होता है, 3 इंटू एन 3n माइनस 2 डिविजिबल बाई 6 करने से 3 होता है, ये 3 आ गया, अब 4 माइनस 3 3n लिख देते हैं, 4 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग देखते हैं, ऑप्शन कुछ इस तरह से ही है, इस क्वेश्चन का चेक करते हैं, ये देखो ऐसे ही कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पर
n/2 है, चेक करते हैं कौन सा और हमारा आंसर हो सकता है। n/2, n ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो दिख ही रहा है नहीं होगा। ये क्या है, n/12 है, 3n+1 है, चेक करते हैं। n/12 हम लोग का भी हो जाएगा n, और ये 6 × 2 मल्टीप्लाई कर लो 12, 3n+1। ठीक है, तो आंसर समझने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन वगैरह सही सही आना चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथ सही सही होगा तभी हम लोग आंसर समझ पाएंगे ना। ये तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। अब ये नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है 3n-1 है, हम लोग का तो 3n-1 आया नहीं, तो इस पे ज्यादा कंसेंट्रेशन का जरूरत नहीं है। बी को ध्यान से देखो, हाँ बी का आंसर हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो हमारा बी आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। तो फिर से एक बार देखो, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा सिमिलर ही था। पहले वाले क्वेश्चन में S1 बताया था, जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेकंड या थर्ड नंबर किया था। यहाँ पर टर्म बता दिया है, टीपी बता दिया, वहां से हम लोगों ने T1 निकाला, देन हम लोगों ने T2 निकाला और उसके हेल्प से D निकाल लिया। फिर SN सम ऑफ सीक्वेंस का मतलब सीरीज का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा और वहां पर जो भी वैल्यूज थे पुट किए और नॉर्मल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो किया। ये सब कैलकुलेशन तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। 3 को यहाँ पर D को पहले ही 1/2 कर सकते हो, जैसे ठीक लगे, मैंने बाद में किया है तो वो तो रैंडमली करते हुए हो जाता है। तुम लोग भी जैसे करके प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आंसर ये हो गया। अच्छा, ये था हम लोग का क्वेश्चन मैम नंबर। हाँ बोलो। ওই জায়গায় যে কাটাকাটি করলে না, কাটাকাটি না করলে অ্যান্সার আরো ইজিলি আসছে, মানে টাইম अच्छा ওয়েস্ট হচ্ছে না নিচে अच्छा, দেখলে। আরো তাড়াতাড়ি চলে আসবে। अच्छा, अगर देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, शॉर्टकट नहीं करते तो आंसर जल्दी आ सकता है। देख लेते हैं, 2 × 2/6 प्लस 9 n-1 × 3/6, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलो 9 n/2 4/6 प्लस यहाँ पर हो गया 3n/6 माइनस 3/6। हाँ, तो सबका एलसीएम 6 हो जाएगा, एलसीएम वगैरह भी करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये हो गया 4 + 3n-3। हाँ, और भी जल्दी हो जाएगा, n/2 और यहाँ पर हो गया 6, 3n+1। हाँ, तो ये डायरेक्टली आ गया, थोड़ा सा कम स्टेप लगा और इतना झमेला का जरूरत नहीं हुआ। हाँ देखो, तो ऐसे तुम लोग अपने भी चेक करोगे ना, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, प्रैक्टिस पे तुम लोग भी खुद चेक करोगे तो तुम लोग भी मुझे बता सकते हो कि और भी जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे करके कर सकते हो, बात एक ही है लेकिन टाइम बहुत बचेगा। ऑप्शन बी, ये देख लो, ऐसे करने से जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, एरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। इसके बीच में अब बोला है एरिथमेटिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। एरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिकली प्लस या माइनस करना, मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज नॉर्मली प्लस करके ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 33 और 77। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 33, यहाँ पर गैप, यहाँ पर 77, इसके बीच में एवरेज नंबर कौन सा आएगा? तो एवरेज क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है 2 नंबर का एवरेज करना है। 110, 55, कैलकुलेटर में तो और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2 ही नंबर बोला है और इसका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आंसर हो गया 55, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। फिर बोला है 4 एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23। -2 से 23 के मिडिल में 4 एरिथमेटिक मीन को हमें पुट करना है, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। देखो, जब हम लोग कोई एक सीरीज में एरिथमेटिक मीन पुट करते हैं तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेस बन जाता है। ठीक है, एपी बन जाता है। तो इसमें से जो सीरीज एपी में है वही हम लोग का आंसर होगा। देखो, अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था ना कि अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो वो एपी ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है 4 एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23, तो ये T1 या फिर A जो भी बोलो, ये T2 होगा, ये T3, ये T4 और ये
T5 और ये हो गया T6, ठीक है। अब बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हो, चेक करो क्या इसमें एरिथमेटिक मीन वाला कोई भी रिलेशन दिख रहा है। हम लोग देखो, हम दोनों तरह से दिखा देते, पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, सही है कि गलत। ऑप्शन ए है 3 13 8 18, 3 13 8 18, ये कैसे भी एपी हो ही नहीं सकता है, चेक करके देख लो। 3 से 13 प्लस 10 करने से होगा, 13 से 8 करोगे प्लस 10 से तो नहीं होगा, तो ये एपी नहीं बना, क्योंकि रूल्स तो फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है 18 3 8 13, 18 3 8 13, तो 18 से 3 कितना माइनस करने से होगा, तो 18 माइनस 3 ये हो गया -15 करने से होगा, लेकिन ये तो -15 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में है 3 8 13, 3 8 13 और 18, ठीक है। तो 3 से 8 प्लस 5, 8 से 13 प्लस 5, ठीक है, और 13 से 18 प्लस 5, तो ये आंसर हम लोग का सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा। बाकी हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ये देखो, इसका मतलब अगर कैसे सॉल्व करेंगे, T6 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 5d, एक घर करके कम हो जाता है, ये हम पहले से ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 23 हो गया, a पता है, a कितना है -2 प्लस 5d, तो 5d यहाँ पर d कैलकुलेट हो जाएगा, ये इधर आ गया तो 25 हो गया, यहाँ पर 5d, देयरफॉर d इक्वल टू 25/5 यानी कि 5 हो गया। जैसे ही d पता चल गया, अब ये फिलअप कर सकते हो ना, d पता चल गया तो इसमें d क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होते रहेगा। -2 में सेकेंड टर्म क्या होगा, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 में प्लस 5 हो जाएगा कितना 8, 8 में प्लस 5 होने से कितना होता है 13, 13 में प्लस 5 होने से 18, 18 में प्लस 5 होने से 23। ये कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, कैसे, ये देखो, माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 लिखेंगे पहले, ये देखो ऐसे कैलकुलेटर में ऐसे करना पड़ेगा, 2 लिखोगे और यहाँ पर ये प्लस माइनस का साइन यूज करोगे, -2 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर लो, अपना अपना 2 लिखो और ये प्लस माइनस ये वाला पॉइंट यूज करो, कैलकुलेटर में होता है, देखो -2। अब -2 पहला टर्म था, इसमें ऐड क्या करना था, +5, ठीक है। तो ये देखो +5 कर दिया, सेकेंड टर्म आ गया, देखो ऑटोमेटिकली 3 आ गया, ठीक है। 3 उसके बाद 8 आएगा, इक्वल करो 8 आएगा, इक्वल करो 13 आएगा, 8 13, फिर इक्वल करो 18 आ गया, फिर इक्वल करो 23 आ जाएगा, फिर इक्वल करोगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, ऐसे करके सेम प्रोसेस में चलता जाएगा। मतलब कैलकुलेटर से ही चेक कर सकते हो, यानी कि ये सब कैलकुलेटर में ये वाला देख के पता, देखो ये सब ना देखने से पता चलता है एपी नहीं, क्यों बताओ, इंक्रीज डिक्रीज, बट डिफरेंस तो देखो, यहाँ 3 से 13 फिर 13 से 8 इक्वल डिफरेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये देखने से ही पता चल जाता है, फिर भी कैलकुलेटर तो रहेगा, यूज करो कैलकुलेटर, तो भी जल्दी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम बचा सकते हो ये स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 4 इंसर्टिंग एरिथमेटिक मीन हो गया 3 8 13 और यहाँ पर 18, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर देखो 22 बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेस है कोई, उसका फर्स्ट टर्म है 14, तो T1 हो गया 14, इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं A, ठीक है। अच्छा, और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 और फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10, ठीक है। ये क्या है, ये बोल रहा है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है वो एक ही है, मतलब S5 और S10 ये जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है, मतलब S5 और S10 का वैल्यू तो सेम है बट साइन ऑपोजिट है, मतलब इसका आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो इसका माइनस में, या फिर इसका माइनस होगा तो इसका प्लस, कोई भी एक जगह पे माइनस लगा सकते हो, या इधर लगा दो या इधर लगा दो, मतलब ये दोनों का वैल्यू तो सेम है बट साइन ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में बोला है ऐसा कंडीशन तभी
तभी मैंने लिखा है। फिर से देख लो, फर्स्ट टर्म T14 बोल रहे, फर्स्ट टर्म 14 है, दैट इज A या फिर T1, और सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन। हमें पूछा है थर्ड टर्म ऑफ द एपी बता दो, तो थर्ड टर्म पूछा है मतलब T3 पूछा है, T3 कितना होगा थर्ड टर्म, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो S5 इक्वल टू अगर माइनस S10 होता है तो समेशन मतलब सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A ऐसे 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। इधर भी वही लिखेंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, ये लिख दिया। ये दोनों के लिए सेम चीज ही होगा ना, क्योंकि वैल्यू सेम आएंगे लेकिन माइनस होगा। अब n अलग अलग है, n मतलब जितने सारे नंबर का टोटल, तो S5 मतलब यहाँ पर n5 हो गया, 2A, A का मतलब 14 प्लस n का मतलब 5, ठीक है। D हम लोगों को नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ये 10 है, 10/2 2 इंटू ए मतलब 14, क्यों यही वाला 14 हर जगह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही बोला है कि सेम एपी सीरीज है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो इसी एपी सीरीज का पहला 5 और पहला 10 टर्म का एडिशन एक है, लेकिन सिर्फ जो है साइन अलग अलग है, ठीक है। तो एन का मतलब 10-1 और डी का मतलब हमें नहीं पता, डी का वैल्यू अभी तक हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा, 5/2, ये हो गया 14 इंटू 2 28 प्लस 5D माइनस D, 10/2 28 प्लस 10D माइनस D। अच्छा, 5/2 ये हो गया 28 प्लस 4D माइनस में, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 5 हो गया, और ये 28 प्लस 9D, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पर 28 प्लस 4D, और ये इधर डिवाइड कर, छोड़ो इतना टफ करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 28/2, तो 5 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 5, 140 डिवाइडेड बाई 2, 140 डिवाइडेड बाई 2 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे करो, तो ये 70 हो गया, प्लस ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 10D, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा तुम लोग के लिए डिटेल्स में कर रहे हैं, लेकिन देखो ये सब तुम लोग भी कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बात है ना। देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, 5/2 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5 70 हो गया, दैट प्लस है तो प्लस लगाओ, 5/2 इंटू 4D, तो 2 2 जा 4 10D, ठीक है। ये देखो, ये तुम लोग एक एक गैप छोड़ दो, अगर तुम लोग को डिटेल्स में करना है एक बार प्रैक्टिस के लिए एक एक गैप रख दो, और जिससे हो रहा है वो करो, ठीक है। और जिसको समझ में आ रहा है डायरेक्ट वो वैसे कर सकते हो। अच्छा, अब 5 इंटू 28, तो 28 इंटू 5, तो ये हो जाता है 140 प्लस 45D। अच्छा, अब ये हो गया 70 प्लस 10D, ये -140 है तो इधर आने से +140 हो जाएगा, और -45 है तो इधर हो गया, तो 45D मैंने सारा इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 55D, और प्लस हो जाएगा 0 7 और 14 कितना हो जाएगा 210। अच्छा, तो ये D का वैल्यू हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा -210 डिवाइडेड बाई 55। अच्छा, ये पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में नहीं लाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, डी का वैल्यू ये 5 से अगर सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे ही रख देते, कोई बात नहीं, ऐसे ही रख के भी कर सकते हैं। हम लोग को पूछा था T3 बता दो, चलो T3 कैलकुलेट कर लेते हैं। T3 का मतलब A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर n का वैल्यू 3, ठीक है।
तो यहाँ पर a प्लस 2d का वैल्यू एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है, t3 का मतलब। अब a का वैल्यू हमें पता था, a का वैल्यू तो पहले से पता है 14 है, ठीक है। और d का वैल्यू अभी भी कैलकुलेट किया, -210 डिवाइडेड बाई 55 माइनस ये कितना हो जाएगा 210 और ये है 55, तो ये हो गया 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 55। तो यहाँ पर 55 कर लेते हैं, 55 इंटू 14 कर लेते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब कैसे आंसर है वो भी एक मैटर है। 770 माइनस 420 350 डिवाइडेड बाई 55, ठीक है। 350 डिवाइडेड बाई 55, चेक करते हैं आंसर कैसा है। अच्छा, आंसर कुछ इस तरह से, मतलब ये हो सकता है 11, क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पर देखो 11 हो सकता है ना, अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 5 यहाँ पर 5 1 और 1 हो जाएगा, 5 7 70 हो गया। तो 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 11 6, तो 70 माइनस 66, ये आ जाएगा 4, 6 एंड 4 बाई 11 होगा। देखते हैं 6 एंड 4 बाई 11 था क्या? हाँ, ऑप्शन ए। तो इसका देखो मतलब आंसर ही ऐसा था, ठीक है। तो हमें इसी तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर और भी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है तो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करने से आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, 23 हो गया, नाउ 24, देखो 24 नंबर। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी -4 एंड 146, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट टर्म यानी T1 यानी कि A, T1 और A का वैल्यू है -4, और लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म कितना नंबर है? लास्ट टर्म तो अगर 10 सीरीज है तो 10 हो सकता है, 15 है तो 15 हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता। तो लास्ट टर्म मतलब TN, ठीक है। लास्ट टर्म का मतलब TN, हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म कितना नंबर है, लेकिन लास्ट टर्म का वैल्यू पता है 146, बस लास्ट कहां तक है वो नहीं पता। द सम ऑफ द टर्म इज 7171, एस एन पता है, एस एन है 7171, ठीक है। एस एन है 7171। अच्छा, मेरे से क्या 23 छूट गया ना? हाँ, 23 तो रह गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 24 करवा देते हैं, फिर 23 करवाएंगे, वो बाई चांस मैंने ऑमिट करके चले गए ये वाला। 24 कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, तो पूछ रहा है कि एन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बता दिया है, सम भी बता दिया है, द नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन कितने सारे टर्म्स है इसका मतलब। सीरीज में पहला टर्म -4, दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, लास्ट जो है वो 146 है। कितने सारे टर्म्स है, कितने सारे टर्म्स है, ये पूछा जा रहा है, कितने सारे टर्म्स है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग को एस एन दे दिया है, देखो ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होगा। अब हम लोग कौन सा वैल्यू लगाएंगे पता है? ए प्लस एल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट वाला पता है। तो 7171, ठीक है। एन बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है -4, लास्ट टर्म कितना है 146, देखो हो गया 7171 इक्वल टू n बाई 2 इंटू, ये माइनस करने से हो जाएगा 142, ठीक है 142। तो 7171 इक्वल टू 2 से डिवाइड करने से 71n, देयरफॉर n इक्वल टू 7171 बाई 71, 7171 बाई 71 यानी 101, ठीक है। तो 101 हो गया, मतलब टोटल इसमें 101 नंबर्स है, -4 से लेके 146, मतलब 146 जो है ये T101 वाला वैल्यू है, ठीक है। हम लोग को पूछा था बता दो टोटल कितने सारे टर्म है, तो 101 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। देखो यहाँ पर हम लोग वो वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आंसर नहीं आएगा?
आएगा। ए हमें पता है, n-1 में हम लोगों को n ढूंढना पड़ेगा, d फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर हमें tn से tn को यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, d कैलकुलेट करके फिर इसमें पुट करेंगे, टाइम टेकिंग। तो फिर ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाए और कौन सा नहीं लगाए। उसके लिए हमें पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होगा तो हम लोग समझ जाएंगे ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाए तो जल्दी होगा, ये वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरे से यहाँ पर छूट गया 23, वो करवाते हैं। 23rd नंबर देखो, द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ए टर्म ऑफ एन सीरीज -8 -6 -4 इज 52, द नंबर ऑफ टर्म इज, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक सीरीज है -8, उसके बाद है -6, उसके बाद है -4, ठीक है। ऐसे करके सीरीज जो है वो कितने तक है वो हमें नहीं पता, लेकिन इस सीरीज का टोटल है 52। ये जो सीरीज है इसका टोटल है 52। द नंबर ऑफ टर्म्स हमें पूछ रहा है कितने सारे टर्म्स है, कितने सारे टर्म्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम लोग पहले डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी का मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्योंकि माइनस है तो बड़े ही ध्यान से कैलकुलेट करो, इसीलिए मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट दे के लिखा है ताकि गलत ना हो। -6 प्लस माइनस माइनस में +8, तो ये हो गया 2, डी का वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग कैसे कैलकुलेटर में कर सकते हैं, तो ये देखो इस तरह से करेंगे। ये देखो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -8, पहला टर्म लिखेंगे। पहला टर्म क्या है, -8। कैलकुलेटर में कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे -8, 8 लिख के फिर इसको यूज करोगे -8, ठीक है। फिर हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कॉमन डिफरेंस में 2 ऐड करना है। चलो ठीक है, हम लोग कॉमन डिफरेंस में 2 ऐड करेंगे। कितना आ गया, दूसरा वाला टर्म दैट इज -6 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, मेमोरी प्लस करेंगे। अब यहाँ पर फिर से +2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, -4, यानी दूसरा वाला मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर इक्वल करो, फिर मेमोरी प्लस, फिर इक्वल करो। अच्छा ये 0 कैसे हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा रुको दिखाते, कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा। हम एक्चुअली ये दिखाना चाहते थे कि कितने नंबर टर्म पे जाके 52 हो सकता है, ठीक है। तो उस वैसे अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो हो जाएगा। पता नहीं मैंने यहाँ पर शायद कुछ गलत लिख दिया होगा इसी वजह से। ठीक है, कैलकुलेटर वाला भी बता देते हैं। ये कैलकुलेटर में हम खुद से चेक करके एक बार बताते हैं कैसे प्रोसेस से होगा। तब तक हम तुम लोग को ये ऐसे सॉल्व करके भी बताने ही वाले थे, सॉल्व करके भी एक बार बता देते हैं कि कैसे होगा। ये देखो एसएन का मतलब 52, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, 52 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा डी तो कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने, n ही तो ढूंढना है, ठीक है। 2, ए का मतलब -8, ए का मतलब है -8, ठीक है, प्लस n-1 और d का मतलब है 2, ठीक है, d का मतलब 2 हो गया। तो 52 इक्वल टू n/2, ये हो गया -16 और ये +2n-2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 2n-18, ठीक है, 2n-18। अच्छा अब 52 इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, n-18, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो गया 52 इक्वल टू n² -18n, ठीक है, n² -18n हो गया। अच्छा ये बिना स्क्वायर के नहीं हो सकता था, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। n² -18n, ये तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n² -18n इक्वल टू हो गया हम लोग का 52। अब हमारे पास वैल्यूज होंगे, हम लोग ये यूज कर सकते हैं। 12 है, 13 है, 11 है, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। 12 13 11, 12 13 11, उसके बाद डी है नन ऑफ दिस। तो पहले 12 को यूज करके देखेंगे क्या 52 आता है, n का वैल्यू 12 यूज करके देखो। 12 का स्क्वायर मतलब 144 होता है, माइनस
18 इंटू 12, तो देख लेते हैं 18 इंटू 12 कितना आता है। 18 इंटू 12 216 माइनस 144, तो आंसर 72 आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो 13 और 13 इंटू 18, चलो 13 इंटू 18 ये हो गया 234 और 13 का स्क्वायर, अच्छा 234 और 13 का स्क्वायर 234, तो ये आ रहा है 65 आ गया। नहीं, एक बार फिर से देख लेते, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 18 इंटू 13 234 माइनस 169 65 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अच्छा ये वाला देखते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 18 इंटू 11 मेरा 13 आया है। 13 आज से 13 में आ रहा है, तो 13 का मेरा क्यों नहीं आया? क्या गलत लिख दिया मैंने? मेरा जो लास्ट इक्वेशन है वो है हम्म। n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52। ओ अच्छा, तो कुछ गलत किया होगा मैंने, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। 2a मतलब a का मतलब तो -8 ही था, हाँ ठीक लिखा है, -16 n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2 2n माइनस 2, ठीक है। 16 माइनस 2 16 17 18, हाँ 16 माइनस 2 ये हो गया n बाई 2 2n। n माइनस 9। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर 18 ही रख दिया, हाँ ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एन अब 13 स्क्वायर, हाँ 9 है। अच्छा अब 13 से हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लेते 13 से एक बार। 13 का स्क्वायर 169 और माइनस हो जाएगा 13 इंटू 9 कितना होता है, 13 इंटू 9 हो जाता है 117 52, हाँ ठीक है, तो ये होगा। तो मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया था इसीलिए नहीं हुआ, तो ये 13 हम लोग का सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तुम लोग जैसे मिडिल टर्म फैक्टर करके करते हो, बट नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे वो कैलकुलेटर वाला सिखाना है एक बार, कि कैलकुलेटर में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, -8 है पहला टर्म, तो 8 माइनस, ठीक है 8 और इसमें कर दिया मैंने माइनस, फिर इसमें ये ऐड हो जाएगा सेकेंड टर्म के साथ, तो मेमोरी प्लस, इसके बाद ही करेंगे मेमोरी प्लस, क्योंकि ये टर्म भी ऐड होगा, मेमोरी प्लस। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, +2 करके, +2 कर दिया, नेक्स्ट टर्म आ गया -6, +2 कर दिया, नेक्स्ट टर्म आ गया -6, फिर से मेमोरी प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे 13 तक होना चाहिए, प्लस फिर से प्लस इक्वल कर दिया, तो -12, नेक्स्ट टर्म -12, नहीं गलत आ गया, यहाँ पर गलत आ जा रहा है, प्लस कर दिया बोल के शायद। कैलकुलेटर में एक सेकेंड, कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेते हैं, -6 हो गया, फिर इक्वल -4 मेमोरी प्लस, फिर इक्वल मेमोरी प्लस, इक्वल मेमोरी प्लस, इक्वल मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल। हाँ इसमें तो आ रहा है, जीटी फंक्शन से भी आ जाता है, यहाँ पर भी होना चाहिए। हम एक्चुअली ये फंक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, ये हो गया m प्लस, फिर इसमें +2 लगा देंगे, m प्लस इक्वल 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टर्म का अगर होगा 38 आया, कुछ तो गलत हो गया, 38 आ गया मेमोरी रिकॉल करके, बट मेमोरी रिकॉल करके 52 आना चाहिए, 52 आना चाहिए। हम तुम लोग को बता देते कैसे करना है, तुम लोग 8 लिखोगे कैलकुलेटर में, फिर उसके बाद प्लस माइनस ऐसा वाला जो है ये यूज करोगे, ये यूज करने से -8 दिखेगा, ठीक है। फिर उसमें करोगे प्लस, -8 के बाद मेमोरी प्लस करोगे, तुम लोग के कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस होगा, फिर +2 करोगे, ऑटोमेटिकली तुम लोग को दिखेगा -6, फिर मेमोरी प्लस, फिर इक्वल करते जाओगे, इक्वल करने से -4 दिखेगा, मेमोरी प्लस, ऐसे करके 13 टाइम्स करोगे, तो फिर MRC करोगे, या फिर अगर किसी का GT फंक्शन है तो वो भी कर सकते हो, जिसका GT फंक्शन है उसको M प्लस भी करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में अगर GT फंक्शन है तो M प्लस भी करने का जरूरत नहीं है। फिर MRC करोगे ना, तो तुम लोग को
52 दिख जाएगा, 52 दिखेगा आंसर, ठीक है। 13 तक अगर करते जाओगे तो 52 आंसर दिख जाएगा, बट पता नहीं यहाँ पर होता तो है, कुछ तो गलत हो जा रहा है मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर शायद, लेकिन कैलकुलेटर में मेरा आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर में तो आ रहा है, सेम ही प्रोसेस है, बट यहाँ पर ना कभी कभी पता नहीं क्या सब हो जाता है, समझ में नहीं आता है मुझे, लेकिन कैलकुलेटर में इसमें करके देखो, ऐसे करके तुम लोग का जरूर 52 आएगा। जैसे देखो 1 2 3, इसको अगर ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया, तो इसमें गैप कितने का है, +1 और +1, ये चेक करके देखते हैं, वैसे ही होगा। ये देखो पहले 1 ले लिया, फिर मेमोरी प्लस, फिर इसमें ऐड कर दिया 1, तो ये दूसरा मेमोरी प्लस, फिर इक्वल, फिर मेमोरी प्लस, फिर इक्वल, मतलब 3 मैंने टोटल किया, तो यहाँ पर एमआरसी करते हैं, एमआर, अब देखो 44 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ना कुछ है इंक्लूडेड, ठीक है, ये कुछ इंक्लूडेड हो जा रहा है, इस वजह से 44 दिख रहा है, पता नहीं क्यों, आना तो चाहिए। 1 मेमोरी प्लस, +1 2 मेमोरी प्लस, प्लस इक्वल मेमोरी प्लस, इक्वल एमआर, पता नहीं क्यों हो रहा है, कैलकुलेटर में तो हो रहा है 1 + 2 मेमोरी प्लस, इक्वल मेमोरी प्लस एमआरसी आ रहा है, 6 आ रहा है, बट इसमें नहीं हो रहा है। तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पर बता दिया कैसे होगा, वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन 25th नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, द सम ऑफ द सीरीज 3.5 7 10.5 14 to 17 टर्म्स, इसका सम कितना हो जाएगा, 17 टर्म्स तक, ठीक है। तो 25th नंबर, एस ऑफ 17 कैलकुलेट करने बोला है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन का मतलब ये होता है, यहाँ पर एक बार n लिख ले समझने के लिए, और n हम लोग का बोला है 17 क्वेश्चन में, तो 17/2 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म है 3.5, मतलब 3.5 ऐसे लिख सकते हैं, n-1, n मतलब 17 है, 17 लिख लेते हैं, 17-1, और d का मतलब है, डी का मतलब है एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 - 3.5, डी का मतलब हो जाएगा 7 - 3.5, तो ये 3.5 ही आएगा, है ना, 7 - 3.5, ये 3.5 ही आएगा। अच्छा 17/2, अच्छा 3.5 इंटू 2, ये 7 हो गया, प्लस ये 16 इंटू 3.5, बाकी कैलकुलेटर पे कर लो, 17/2 रहा यहाँ पर, इंटू 16 इंटू 3.5, 16 इंटू 3.5, ठीक है, 56 और +7 +7 63, ठीक है, 63 डिवाइडेड इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, 535.5, 535.5, देखते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा, 535.5, तो 535.5 का मतलब हाफ, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 535 and 1/2 एक ही बात है, इसका मतलब भी यही हो जाएगा 535.5, ठीक है। ये चीज भी कैलकुलेटर पे हो जाता है, बट पता नहीं यहाँ पर क्यों आज नहीं हो रहा है, ठीक है, हम नेक्स्ट दिन जरूर दिखाएंगे कि कैलकुलेटर पे कैसे इजीली कर सकते हैं, इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कहाँ पर मेरा मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो देखो एपी का हम लोगों ने, हाँ सर कुछ वो, बता रहे थे अगले नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट होगा, हाँ मतलब वो इस हफ्ते में होगा या फिर नेक्स्ट वीक में? सर क्या बोले मुझे तो ध्यान नहीं है, इस हफ्ते में ही बोले होंगे शायद, अगले हफ्ते तो नहीं होगा शायद, पूजा आ जा रहा है ना अगला हफ्ता। वो क्या आपके घर पे जाके करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन ही होगा? हाँ, घर पे भी आके घर पे आने के लिए बोला जा रहा है, और अगर कोई ऑनलाइन भी देना चाहता है तो वो भी कर सकते हो, अगर बाई चांस नहीं आ पाते हो तो घर पे भी दे सकते हो, फिर उसको स्कैन करके दे देने से चेक करके दे देंगे। जब घर पे आएंगे तब कैलकुलेटर सिखा देना। हाँ वो तो सिखा देंगे, यहाँ पर भी हम सिखा सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा है कैलकुलेटर वाला फंक्शन, नहीं तो होता है इसमें।
अच्छा, तो एपी का देखो, ये सिखाएंगे, कैलकुलेटर वाला तो सीखना ही पड़ेगा, इससे इजीली होगा, नेक्स्ट दिन जरूर सिखाएंगे हम। यहाँ पर हम लोगों ने एपी का सारा ही टॉपिक जो है कवर कर लिया। एक पॉइंट और भी है, एक क्वेश्चन, ये देखो एग्जाम्पल 4, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। एग्जाम्पल 4 से एक टॉपिक बनेगा, देखो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो एपी हम लोग का कंप्लीशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो एक मिनट मेरा, ये वाला क्वेश्चन करवाना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है डिवाइड 69, एग्जाम्पल नंबर 4, 69 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। विच आर इन एपी, ऐसे डिवाइड करना है ताकि वो नंबर एपी में रहे, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483, और फर्स्ट 2 पार्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट है, वो 483 होगा। तो पार्ट क्या क्या हो सकता है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है। देखो कभी भी अगर कोई भी एक मतलब एक नंबर को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करने के लिए बोला गया है ताकि वो एपी में हो, तो वो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर पहला पार्ट अगर ए है, एक पार्ट अगर ए मानोगे तो दूसरा ए माइनस डी, और ए ऐसे ए माइनस डी और ए प्लस डी ऐसे होता है, बताते हैं क्यों। तो उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, ऐसे करके होता है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2 ले लिया, 2 5 और यहाँ पर 8 ले लिया, ठीक है। अब 2 5 और 8 इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 15। 15 को अगर हम बोले 3 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो ताकि वो एपी में हो, ये ऐसा हो रहा है क्वेश्चन। 15 को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो ताकि वो एपी में हो, हमें नहीं पता कि क्या क्या डिवाइड करना चाहिए। तो एक पार्ट अगर हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, अब देखो अगर हम लोग कोई भी एक पार्ट को ए मानेंगे तो दूसरा पार्ट हम लोग कैसे मानेंगे, मतलब हम लोग हमेशा मानेंगे कि हम लोग मिडिल वाला ले रहे हैं, तो मिडिल से इधर जाएंगे और मिडिल से अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाने से प्लस हो रहा है, इधर आने से माइनस हो रहा है, मतलब हम लोग 2 से काउंट नहीं कर रहे, 5 से, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर जो एपी बनाया था वो कुछ इस तरह से बनाया था, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ये मैंने रूल्स लगाया था। लेकिन अगर हम लोग मिडिल वाला पार्ट हमेशा एजम्पशन लेंगे कि अगर वो हमारा वैल्यू जो है वो अगर ए है, फॉर एग्जांपल ए एक्स जो भी मानो, तो इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाला टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, और उसके बाद वाला मतलब सक्सीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अगर ये ए होता है तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म के लिए ऐसा नहीं मान के, अगर हम लोग ऐसे मानते हैं, क्योंकि अगर टोटल नंबर को डिवाइड करने बोला है तो हमें इस फॉर्म में एजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर ए के जगह कुछ और लेना चाहते हो तो कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें बोला था कि इसका फर्स्ट 2 पार्ट जो है उसका प्रोडक्ट है 483, ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट। तो पहला यहाँ पर इक्वेशन ये बनेगा, ये तीनों को टोटल करने से 69 होगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये हो जाता है 69। यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 3a इक्वल टू 69, तो a इक्वल टू 69/3 यानी 21 a कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 21 a का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ये देखो 23 होगा, अच्छा 3 होगा, हाँ 69 है तो 3 होगा, ठीक है। अब हमें बोला है कि फर्स्ट 2 पार्ट का इनटू मल्टीप्लीकेशन है 483, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जैसे ही हमें a मिल गया उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ये देखो a माइनस डी था तो हम लोग ऐसे लिखेंगे,
a माइनस डी के जगह क्या लिख लेंगे, a माइनस ए पता चल गया है 23, ये हो गया 23 माइनस डी, ये हो गया 23 और ये हो गया 23 प्लस डी। अब बोला है फर्स्ट दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो 23 माइनस डी फर्स्ट और उसके बाद वाला 23, इसका मल्टीप्लीकेशन हमें बता रखा है, इसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है 483, ठीक है, ये देखो 483। तो डी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 483 डिवाइडेड बाई 23, 21। तो माइनस डी इक्वल टू 21 माइनस 23 माइनस 2, तो डी का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, डी का वैल्यू 2 हो गया। हम लोग को पूछा क्या था, आंसर क्या पूछा था, बोला था कि 3 पार्ट्स डिवाइड 69 into 3 पार्ट्स एंड आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज, अच्छा बस यही बोला था कि इसका मतलब हमें कुछ बोला नहीं, ये एग्जांपल था, बेसिकली हमें 3 वो टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि 3 पार्ट क्या क्या होगा। तो पहला ये देखो ऐसे हो जाएगा 23 माइनस 2, उसके बाद वाला 23, उसके बाद 23 प्लस 2, यानी 21, 23 और 25, 21, 23, 25। एक बार चेक करते हैं, 21, 23 यही पूछा है, 21, 23, 25, ठीक है। तो अगर हमें किसी टोटल नंबर को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला जाए ताकि वो एपी में हो, तब हम लोगों का कंसेप्ट कुछ इस तरह से होगा, बीच वाला टर्म हम लोग ए मान लेंगे, उसके सक्सीडिंग वाला तो ए प्लस डी होगा और उसके प्रीवियस वाला ए माइनस डी होगा, और उस हिसाब से हमने जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि टोटल 69 था तो टोटल लिखा, फर्स्ट दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 480 था तो वो लिखा, तो यहाँ पर फर्स्ट दो टर्म मतलब यही दो लेना पड़ेगा, ठीक है, यही दो लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा ऐसे, क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर दे दिया जाएगा और उसको हमें 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है ताकि वो एपी हो जाए। और कोई भी सीरीज अगर वो एपी में होता है, जैसे देखो ये वाला भी आज हम लोगों ने देखा था 2, 5 और 3, जैसे 8 से 5 -3, 5 से 2 -3, अगर कोई भी सीरीज का देखो तो अगर मिडिल वाले सीरीज से चेक करो ना, तो इधर पर क्या हो रहा है, ये एक साइड इंक्रीज हो रहा है, एक साइड डिक्रीज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सीरीज। जैसे ये क्या सीरीज था, ये इंक्रीजिंग था, ठीक है, ये इंक्रीजिंग सीरीज था, ये कौन सा सीरीज है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, तो इसका इधर जो है, इधर प्लस हो रहा है और इधर जो है माइनस हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो इधर प्लस हो रहा है और इधर जो है माइनस हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे भी हो हम लोग मिडिल का ए मान लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा बाकी दो टर्म को ए प्लस डी, ए माइनस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है और प्रीवियस वाला ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस माइनस हो रहा है। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हम लोग का क्या आंसर आएगा। तो इस पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन था, यहाँ पर एक्सरसाइज में तो नहीं था फिलहाल, अभी तो हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज कर लिया, यहाँ पर कुछ नहीं था, हो सकता है कि नेक्स्ट यहाँ पर एक एडिशनल एक्सरसाइज भी है वहां पर हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का जीएम है, तो जीएम हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जीएम और अभी स्टार्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे फ्रेशली, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है आगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं।